हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है हम सीटेट सीडीपी 2021 के पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके है ना फर्स्ट पार्ट में आपको करा चुका हूँ जिसमें हम है ना 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज हम है ना नेक्स्ट क्वेश्चंस 15 के आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो 16 क्वेश्चन है ना, आजकल ये उनका बहुत फेवरेट हो रखा है। अगर आप 2023 अगस्त में जो पेपर हुआ उसको देखोगे ना, तो उन्होंने असर्शन और रीजन से है ना भर भर के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो उन्होंने असर्शन में पूछा है, education fails the child when children are expected to reproduce knowledge in more or less the same way it was received। यानी कि जब है ना बच्चे को आप ये कहते हो कि जो मैंने पढ़ाया ना एग्जैक्टली वही लिख दो, एक तरीके से है ना एग्जाम में मुझे वही चाहिए जो मैंने आपको पढ़ाया है। इसका रीजन क्या है? रिप्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज अ मीनिंगफुल इंडिकेटर ऑफ चाइल्ड लर्निंग। तो ऐसा टीचर इसलिए कहती है क्या कि क्योंकि अगर आप बच्चा एकदम सेम इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस कर देगा तो ये है ना उसकी मीनिंगफुल लर्निंग को शो करता है, बच्चे की मीनिंगफुल लर्निंग को शो करता है। तो आपको पता है कि असर्शन तो सही है, लेकिन क्या ये रीजन होता है? रिप्रोडक्शन सबसे बेस्ट तरीका है क्या? मैंने आपको तोते की तरह कोई बात रटवाई, वही चीज आपने लिख दी। जैसे कि सोचिए मैंने आपको है ना माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे लिखना सिखाया, ठीक है, मेरा कॉन्सेप्ट था आपको ऐसे लिखना सिखाना। लेकिन आप है ना, मैंने आपको बाद में दिया माई फादर का, तो क्या सेम लाइनें रिपीट कर दोगे क्या आप वहाँ पे? करते हैं ना, हमें बोलते हैं कि बस लाइनें चेंज कर दो। तो ये रिप्रोडक्शन जो होता है वो कभी भी मीनिंगफुल तरीका नहीं होता है। तो ए जो है वो सही है, बट आर जो है वो बिल्कुल गलत बात है। रिप्रोडक्शन करना यानी कि सेम इन्फॉर्मेशन को तोते की तरह रट देना इज नॉट एट ऑल मीनिंगफुल, ठीक है, बिल्कुल भी मीनिंगफुल नहीं है। अच्छा, अब एक इंसान है जो है ना, जिसको मैं कोई भी प्रॉब्लम देती हूँ ना, वो उसका एक ही सोल्यूशन बताता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है? कन्वर्जेंट थिंकिंग दिखाता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग दिखाता है, स्टैटिक थिंकिंग दिखाता है, एनिमिस्टिक थिंकिंग दिखाता है। तो आपको पता है मैंने है ना, अब हमारे सीटेट के एग्जाम में सिर्फ 28 डेज बचे हैं, तो मैंने एक 30 डे की सीरीज शुरू की है जिसमें ना मैं डेली आपको एक कॉन्सेप्ट करा रही हूँ, और उसमें है ना मैंने आपको एक कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट करा दिया है। तो इसका जो आंसर है वाले में मैं आपको बता देती हूँ, कन्वर्जेंट थिंकिंग इसका आंसर है। अब इसका आंसर कन्वर्जेंट क्यों है वो देखिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जब आपको है ना कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है, आप उसका एक पॉसिबल बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। कन्वर्ज हो रही है चीजें, आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दे रहे हो आप, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि जब आप है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाती है ना, आप उसके मल्टीपल सॉल्यूशन बता देते हो। आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आप बहुत ही स्पॉन्टेनियस हो। आप क्या करते हो, जैसे मैंने आपको कहा कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी, तो आप है ना उसके मुझे 5 तरीके बता दे रहे हो, 5 से भी ज़्यादा तरीके बता दे रहे हो। तो आपके अंदर कौन सी थिंकिंग है? डाइवर्जेंट थिंकिंग है। लेकिन अगर कोई बच्चा मुझे एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन बता रहा है, इसका मतलब है उस बच्चे के अंदर क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है, ठीक है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब ये होता है। उसके बाद है ना, डॉल्स जो होती हैं, गुड़िया जो होती है, उनको लड़कियों से एसोसिएट किया जाता है, और जो गाड़ियाँ होती हैं उनको बॉयज से एसोसिएट किया जाता है। ये किस चीज़ को दिखाता है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दिखाता है, जेंडर एम्पावरमेंट दिखाता है, जेंडर जेंडर कॉन्स्टेंसी दिखाता है, और जेंडर डाइवर्सिटी दिखाता है। तो मैंने आपको है ना एक टॉपिक कराया है, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार सीटेट में उससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये ना जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब है आप है ना पहले से ही बोल दे रहे हो कि लड़कियों को तो सिर्फ गुड़िया ही पसंद होती है। जरूरी तो नहीं ना हर लड़की को गुड़िया पसंद होती है, बहुत सारी लड़कियां होती है जिनका फेवरेट कलर ब्लू होता है, ब्लैक होता है, व्हाइट होता है। तो सिर्फ ये बोल देना कि लड़कियों को तो सिर्फ पिंक पसंद होता है, लड़कों को तो सिर्फ ब्लू पसंद होता है। क्या लड़कों को सिर्फ ब्लू पसंद होता है क्या? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन हमने है ना पहले से ही अपने माइंड में जो ये धारणाएं बना रखी होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइप, जनरलाइज्ड व्यू। हमने मान रखा है कि पिंक कलर जो है वो लड़कियों से एसोसिएट होता है, गुड़िया जो है वो लड़कियों से एसोसिएट होती है, लड़के जो होते हैं वो रफ एंड टफ होते हैं, ठीक है। जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर कॉन्स्टेंटी एंड जेंडर डाइवर्सिटी अलग अलग टर्म्स है, इनके मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। जेंडर कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है जब है ना आप अराउंड 3 साल के होता है ना बच्चा, जब एक 3 साल का बच्चा होता है उसको ना पता चल जाता है कि उसका जो जेंडर है ना वो चेंज नहीं हो सकता। यानी कि अगर वो लड़का है तो वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं लड़का ही रहूंगा, जो लड़की है वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं लड़की ही रहूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इन कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम वो होता है जहाँ पे हम लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो जहाँ पे ना स्टूडेंट और टीचर जो है वो पैसिव होकर सीखे, उसको आप कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम बोलोगे क्या? टीचर एक्टिव है बट बच्चे सिर्फ चुपचाप होकर सुन रहे हैं, पैसिव बैठे हुए हैं, इसको आप कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बोलोगे। स्टूडेंट एक्टिव है पर टीचर चुपचाप बैठी हुई है, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एक्टिव। तो आपको पता है ये ऐसी क्लास होगी जहाँ पे ना एक्टिविटीज चल रही होंगी, जहाँ पे है ना हम लर्निंग बाय डूइंग कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे है ना दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं, टीचर भी बहुत एक्टिव होती है, स्टूडेंट्स भी बहुत एक्टिव होते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग तभी ट्रांजेंट हो पाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे की थ्योरी। तो आपको पता है ना जीन पियाजे ने जो थ्योरी दिया है उसका नाम है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जब आप है ना एक न्यू स्कीमा बनाते हो, जब आप है ना
आपके दिमाग के अंदर एक ऑलरेडी एक स्कीमा था, एक पुरानी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन उससे है ना आपका काम नहीं चल रहा, उससे आप है ना बात समझ नहीं पा रहे हो, तो आपने ना एक न्यू स्कीमा बना दिया। तो इसको आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनाइजेशन बोलोगे, अडेप्टेशन बोलोगे, एसिमिलेशन बोलोगे, अकोमोडेशन बोलोगे। ठीक है, तो क्या कहोगे आप इसको? तो इसको है ना हम अकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मेरा पुराना स्कीमा था ना उसमें चीज़ें फिट नहीं हो रही थी, तो मैंने अब क्या किया, उसमें नई चीज़ें एग्जिस्टिंग स्कीमा में है ना मैंने और चीज़ें जो है वो फिट कर ली कि ठीक है अब ये इन्फॉर्मेशन भी जब मैंने फिट कर दी है तो अब मैं बातों को समझ पा रही हूँ। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, वो है ना, आपने उसे बताया कि 4 पैर जिसके होते हैं उसको हम कुत्ता बुलाते हैं, तो जब वो है ना गाय को देखता है तो उसे भी कुत्ता बुलाता है, कि बिल्ली को देखता है तो भी उसे कुत्ता बुलाता है, लेकिन धीरे धीरे आपने समझाया कि नहीं, 4 पाँव तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा ये कुत्ता है, ये गाय है, ये बिल्ली है। ठीक है, तो धीरे धीरे जब उसने ना ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अपने अंदर डाली तो इसको हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेट कर लिया उसने। उसका एक पुराना स्कीमा तो था ही, उसने ना उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर ली, तो अकोमोडेट कर ली उसी स्कीमा के साथ। उसके बाद होता है डेवलपमेंट। क्या होती है? ठीक है, हमारा जो विकास है वो क्या होता है? टोटली जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड होता है, मॉडिफाइबल होता है, यूनिडायमेंशनल होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। तो आपको पता है मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक टॉपिक आपको कराया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और डेवलपमेंट की है ना प्रिंसिपल्स होते हैं बहुत सारे, उनसे भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी मैंने आपको कराया है। तो क्या जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड है? सब कुछ पहले से डिसाइडेड है क्या आप पूरा कैसे बनोगे, ये बात पूरा जेनेटिक्स ने डिसाइड कर दी है क्या? ठीक है, नहीं है ना ऐसा। अगर जेनेटिक्स सब कुछ डिसाइड करती तो अच्छी शिक्षा का तो कोई मतलब नहीं होता, अच्छे इन्वायरमेंट का तो कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। यूनि डायमेंशन है क्या? आपका जो विकास है वो सिर्फ एक डायमेंशन को फॉलो करता है क्या? नहीं ना, बहुआयाम होता है, एक आयामी नहीं होता है आपका डेवलपमेंट। एक डायरेक्शन में चलता है क्या बस डेवलपमेंट? नहीं, मल्टी डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है मॉडिफाइबल। हमारे जो डेवलपमेंट है ना मॉडिफाइबल है। अब मॉडिफाइबल कैसे, यानी कि इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे? सोचिए आपने है ना कोई बुरी हैबिट सीख ली, कोई गंदी हैबिट आपको पड़ गई है। ठीक है, जैसे कि सोचिए आपको है ना नशा करने की आदत पड़ गई। ठीक है, तो क्या ये चीज़ कभी चेंज नहीं हो सकती? नहीं हो सकता है कि अगर बहुत सारे एफर्ट डाला जाए, आपको असाइलम में डाला जाए, आपको अच्छा ट्रीटमेंट दिलाया जाए, आपके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाए, आपको ट्रीटमेंट दिया जाए, तो आप चेंज हो जाओगे। बहुत सारे लोग चेंज होते हैं, कितने सारे एग्जाम्पल है कि वो चेंज होते हैं, तो उनका जो विकास है वो मॉडिफाइबल है ना। ठीक है, तो चीज़ें हम है ना अपने विकास में बदल सकते हैं अगर हम चाहे। ठीक है, तो मॉडिफाइबल होती है हमारी डेवलपमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ राइडिंग अ बाइक, यानी कि मैं बाइक चला रही हूँ, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं कपड़ों को फोल्ड करके रख रही हूँ, ठीक है, तह लगा के रख रही हूँ कपड़ों को, और मैं ट्री पे चढ़ रही हूँ। ठीक है, 7 साल के बच्चे की मेमोरी में सारी बातें कैसे स्टोर होती है? लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरह, वर्किंग मेमोरी की तरह, शॉर्ट टर्म की तरह और सेंसरी की तरह। तो ये सब जो है ना ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है, आपको हमेशा याद रहता है ना। अगर आपने एक बार कपड़े फोल्ड करना सीख लिया तो ऐसा होता है कि आप बाद में भूल जाओगे। आपको ना ये सारी बातें सुन के ऐसा लगा होगा कि ये वर्किंग मेमोरी है, लेकिन ये वर्किंग मेमोरी का एग्जाम्पल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ठीक है, हमेशा हमें याद रहता है। अगर एक बार मैं पेड़ पे चढ़ सकती हूँ, मैं आगे भी चढ़ सकती हूँ। अगर मैंने एक बार बाइक चलानी सीख ली, मैं दोबारा भी चला सकती हूँ। अगर मैंने एक बार कपड़ों को तय बनाना सीख लिया, मैं बाद में भी कर दूंगी। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी, पूरी लाइफ मेरे साथ चलेंगी ना ये सारी बातें। उसके बाद है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग डैश इज अ कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क दैट ऑर्गेनाइजेज एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब आप है ना किसी भी इन्फॉर्मेशन को देखते हो उसको आपका ब्रेन कैसे इंटरप्रेट करता है। जीन पियाजे इसको क्या बोलते थे? एडवांस ऑर्गेनाइजर, स्कीमा, सेंसरी रजिस्टर और एक्सपोजिटरी मॉडल। तो अगर आपने मेरा जीन पियाजे वाला वीडियो देखा है जिसमें मैंने जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आपको बताई है, तो वहाँ मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था स्कीमा। स्कीमा का एक दूसरा मतलब होता है माइंड मैप्स। आपका दिमाग है ना जब भी आप किसी जगह पे जाते हो, ठीक है, किसी चीज़ को देखते हो, तो आपका माइंड है ना एक मैप बना लेता है। अब ये मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। एकदम से मैं आपको कह रही हूँ हाथी कैसा दिखता है, तो आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप सोच नहीं पा रहे हाथी कैसा है, क्यों? क्योंकि आपका है ना एक माइंड में स्कीमा है हाथी के बारे में। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ मैंगो, तो आपके माइंड में एकदम से एक पिक्चर आ रही है कि मैंगो कैसा दिखता है, उसका टेस्ट कैसा है, आ रहा है ना ये सब कुछ। तो ये क्या है? क्योंकि आपका स्कीमा बना हुआ है, आपका माइंड मैप बना हुआ है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके बाद है ना अनुपमा एक साइंस टीचर है, वो है ना जब मैथमेटिक्स पढ़ा रही होती है ना तो उससे ना दूसरे जो सब्जेक्ट्स है उनको भी लिंक करके पढ़ाती है। तो ये जो पैडागोजी है ये किस टाइप की है? ये मिसकंसेप्शंस बढ़ा देगी बच्चों के अंदर, ये नॉलेज के एक्विजिशन को रोक देगी, हिंडर करेगी। ठीक है, ये नॉलेज को है ना लर्निंग को हिंडर करेगी। ठीक है, बच्चों का बर्डन बढ़ा देगी ऐसा करना। वुड हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एंड प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरिटी साइंस। तो आपको पता है, वैसे तो आपको ऑप्शन देख के समझ आना चाहिए, पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है जब आप है ना इंग्लिश की क्लास पढ़ रहे होते हैं, वहाँ कभी कभी है ना आप ट्रायंगल वर्ड सीख जाते हो। ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। तो जब आप मैथ्स की क्लास पढ़ोगे तो वो वहाँ पे काम आएगा कि नहीं आएगा कि ट्रायंगल किसको बोलते हैं। कभी कभी है ना
आप किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उसमें है ना वो चीज़ आपने उसी सब्जेक्ट में नहीं सीखी थी, किसी और सब्जेक्ट में सीखी थी, लेकिन वो नॉलेज है ना कहीं और काम आ जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। और इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जब है ना मैं आपको सिर्फ एक डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली नहीं सिखा रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मैथ्स की क्लास में ना हम बस मैथ्स ही सीखेंगे, ये चीज़ आप कहीं और इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी और सब्जेक्ट में ये चीज़ आपकी मदद नहीं कर सकती। आपको पता है ना मैथ्स के कॉन्सेप्ट हमारी ज़िंदगी में, साइंस के कॉन्सेप्ट सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करते हैं, है ना। लैंग्वेज जो हम सीखते हैं उससे हमारे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। अगर आपको लैंग्वेज ही ना आती हो, अगर आपको भाषा ही नहीं आती है, तो हिंदी का जो इंग्लिश मतलब मैथ्स का जो प्रॉब्लम लिखा होगा वो लिखा हुआ क्या है, उसका मीनिंग क्या है, आप कैसे बता पाओगे, नहीं बता पाओगे ना। कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे, अगर आपकी क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर आप यही कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे तो आप उसका आंसर कैसे बताओगे, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिपिक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर लर्निंग इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। तो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में कौन सा तरीका अच्छा नहीं है, डज नॉट डिपिक्ट, एक्सपेरिमेंट करना, ड्रिल एंड रिकॉल, ठीक है, इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड ग्रुप कोलैबोरेशन। तो मैंने आपको इतनी बार बताया कि कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में ना हम एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं, ग्रुप कोलैबोरेशन तो बहुत अच्छा तरीका है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचना तो बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ड्रिल एंड रिकॉल यानी कि मैं आपको ना बोल रही हूँ दिमाग पे जोर डालो, बार बार 10 बार इस चीज़ को लिखो, ठीक है। ये जो तरीका होता है ना इसको अब हम इतना प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। ड्रिल एंड रिकॉल मोस्टली हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। जैसे हमसे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हमारी टीचर से बोल देती है कि इसको ना 4 5 6 10 बार करके देखो, फिर आपसे होने लग जाएगी। लेकिन इस तरीके को ना अब हम इतना प्रमोट नहीं करते हैं, ठीक है। ड्रिल कराना मतलब ये हो ना रट्टू तोता बना रहे हो ना आप बच्चे को, वो करना नहीं सीख जाएगा इस क्वेश्चन को, उसको रट जाएगा बस ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ड्रिल एंड रिकॉल जो है वो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में इतना अच्छा अप्रोच नहीं माना जाता है। 26 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन फेलियर इज करेक्ट। बच्चा फेल हो रहा है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चाइल्ड फेलियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सिस्टम इनेबिलिटी टू कैटर टू हर इंडिविजुअल नीड। बच्चे का जो फेलियर है वो दिखाता है कि सिस्टम कितना इनेबल है उसकी इंडिविजुअल नीड्स को फॉलो करने के लिए। जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी के बच्चे होते हैं उनके बस की ही नहीं है एकेडमिक सक्सेस में कुछ बड़ा कर देना। चाइल्ड के जो फेलियर है वो उसके जेनेटिक डिफेक्ट्स को दिखाता है, यानी कि उसकी आनुवांशिकता में कोई दिक्कत है, उसके फैमिली की जीन्स में कोई प्रॉब्लम है। चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स जिनके बच्चे जिनके माँ बाप कभी स्कूल नहीं गए होते वो कभी अच्छा कर ही नहीं पाते हैं, वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते पढ़ने में। तो ये तो गलत बात है ना। कितने सारे लोग होते हैं जिनके माँ बाप को स्कूल जाने का चांस नहीं मिला, लेकिन आज वो बच्चे उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। जेनेटिक डिफेक्ट्स को आप नहीं कह सकते, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हो सकता है उनके माँ बाप का पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं रहा हो, लेकिन आजकल के बच्चों का बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जेनेटिक डिफेक्ट्स भी टोटली रीज़न नहीं होता। मार्जिनाइज कम्युनिटी के बच्चे भी बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि मार्जिनाइज। तो यहाँ सबसे बेस्ट है कि जब भी कोई बच्चा फेल होता है ना, इसका मतलब होता है पूरा स्कूल सिस्टम फेल हो गया है, पूरा एजुकेशन सिस्टम फेल हो गया है, क्योंकि वो है ना उस बच्चे को समझा नहीं पाया, चीज़ें उसके तरीके से नहीं समझा पाया, उसे जैसे समझ आती थी वैसे नहीं समझा पाया। उसने बस एक रट्टू तोता वाला तरीका बता दिया कि आपको ऐसे ही आना चाहिए ना। बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, आपको ना एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, टीचर ने जैसे बताया आपको नहीं आ रहा, लेकिन आपके दोस्त ने उसको सिंपल करके बता दिया। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त समझता है कि आपको बात कैसे समझ आएगी, है ना। तो आपको समझ आता है ना, फिर आपका वही सोचते हैं ना, अरे टीचर को क्यों नहीं आया ऐसे बताना, मुझे मेरे दोस्त ने भी तो बता दिया मुझे, है ना। उसके बाद 27 क्वेश्चन है, रमा के पास है ना एक ऐसा बच्चा है जिसको है ना दिखाई नहीं देता है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, देखने में दिक्कत है उसे, ठीक है। तो किस तरीके के इंस्ट्रक्शन अडेप्टेशन उसे बनानी चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम। तो आपको पता है एक टॉपिक हमें करना है इंक्लूसिव स्कूल का। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उसमें होता है टू इंक्लूड ऑल, जिसमें ना हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो स्पेशल बच्चा है, चाहे वो इम्पेयर बच्चा है, चाहे वो बहुत हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, चाहे वो मार्जिनलाइज कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एक बच्चे को दिखाई देता है, उसको आप बहुत सारी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाओगे क्या, बहुत सारी प्रेजेंटेशन दिखाओगे क्या, उसको बहुत सारा प्रिंट वर्क दोगे क्या, प्रिंट हुआ वर्क उसके क्या काम आएगा, तो देख ही नहीं सकता है ना। टैक्टाइल मटेरियल्स, उसको है ना 3D मैप्स एंड चार्ट दिखाओगे, उसको आप स्मॉल स्मॉल प्रिंट वर्कशीट दोगे, तो ये सब तो बहुत बकवास तरीके हैं। सबसे बेस्ट तरीका है जब आप उसे है ना 3D मटेरियल दोगे, क्योंकि उसको है ना छू के वो समझ पाएगा चीज़ों को, टैक्टाइल मटेरियल उसकी हेल्प कर पाएगा, ठीक है। लेकिन उसको स्मॉल प्रिंट देना, उसको बहुत सारे विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना, ये हेल्प नहीं करेगा। उसके बाद आता है एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम कैसे क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब होता है जब है ना लर्नर को हम सेंटर में रखते हैं, बच्चे को हम सेंटर में रखते हैं। प्रोवाइडिंग टाइमली फीडबैक टू द लर्नर अबाउट देयर परफॉर्मेंस, प्रमोटिंग कंपटीशन, प्रोवाइडिंग फ्रीक्वेंट टेस्ट एंड कीपिंग डिस्करेजिंग क्वेश्चन एंड कीपिंग लर्नर पैसिव। मतलब मैं बच्चे को ना बार बार फीडबैक दे रही हूँ और उसे बता रही हूँ कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, ये अच्छा तरीका है। मैं बच्चों के बीच में ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन लगा रही हूँ, मैं उनको ऐसे बोल रही हूँ एक तो फर्स्ट आ रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत है। या फिर है ना बार बार बस मैं टेस्ट लेती रहती हूँ, टेस्ट लेती रहती हूँ, क्या ये अच्छा तरीका है। मैं उनको बोल रही हूँ चुप रहो, क्वेश्चन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस चुपचाप सुनो मैं जो कह रही हूँ, ये अच्छा तरीका है।
तो सबसे बेस्ट तरीका है जब आप बच्चे को टाइमली फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उसकी परफॉर्मेंस के बारे में, उसको बताते हो कि तुमसे ना बेटा ये गलती हो रही है, ये बात समझ नहीं आ रही क्या, तो अगर वो कहेगा कि नहीं मैम नहीं समझ आ रही, तो आप उसको दोबारा समझाओगे, कोई और तरीके से समझाओगे, ठीक है। उसके बाद 29 क्वेश्चन है, टीचर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम हर स्टूडेंट should not be correlated with the student learning, have a significant impact on their learning, are a sole determinant of children learning, do not have any effect on the student learning and self efficacy। तो आपको पता है जब आपकी टीचर आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखती है ना, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखती है, तो इसका है ना आपकी लर्निंग पर बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। कभी कभी आप देखते हो बच्चा है ना वैसे अच्छा नहीं करना चाहता था, उसको पढ़ना इतना पसंद नहीं है, पर कोई कोई टीचर होती है जो उसको इतना मोटिवेट कर देती है, इतना मोटिवेट करती है, कहती है बेटा मेरे को तो तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो उस बच्चे को ना ऐसा लगता है कि अरे मैम को मुझसे इतना एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तो वो पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इम्पैक्ट पड़ता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। सोचिए आप है ना कितना भी अच्छा करते हो, लेकिन आपकी टीचर अभी आपकी तारीफ नहीं करती, शायद आप पढ़ना छोड़ देंगे, आप उस सब्जेक्ट में अच्छा करना छोड़ देंगे, आपको लगेगा अरे कितना भी कर लो वो मैम तो हमेशा मेरी बुराई करती है। लेकिन अगर आपको है ना हर छोटी बात के लिए आपकी टीचर इनकरेज करती है, मोटिवेट करती है, तो आप है ना और मेहनत करोगे। लास्ट क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू दी लर्निंग दैट चिल्ड्रन अंडरगो व्हेन दे एंटर सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। तो जब है ना बच्चा स्कूल में जाता है तो वो कौन से टाइप क्या होता है उसके साथ, मैच्योरेशन हो रही है, पैसिव सोशलाइजेशन हो रहा है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रहा है, प्राइमरी। तो आपको पता है हमने एक टॉपिक किया था सोशलाइजेशन का, समाजीकरण का, तो उसमें ना मैंने आपको समाजीकरण के बहुत सारे प्रकार पढ़ाए थे, उनमें से दो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आपको पता है जो हमारा प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, प्राथमिक समाजीकरण होता है, वो हमारे परिवार के साथ होता है, ठीक है, हमारे घर के लोगों के साथ होता है। और जब हम स्कूल जाना शुरू कर देते हैं ना, लोगों से दोस्ती करने लग जाते हैं, बाहर के लोगों से दोस्ती करने लग जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन, ठीक है। तो आपको है ना सोशलाइजेशन वाला टॉपिक भी ज़रूर करना है। हमारे ना सीडीपी के बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपको करा चुकी हूँ और बाकी के टॉपिक्स अब हम करना स्टार्ट करेंगे, बहुत कम दिन बच गए हैं, तो आपको पूरा स्पीड से करना शुरू कर देना चाहिए। अगस्त 2023 के जो सीडीपी के पेपर 1 और पेपर 2 के क्वेश्चन थे वो मैं आपको करा चुकी हूँ, और 2021 का पेपर 1 के आज 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं, ठीक है, और पेपर 2 के क्वेश्चन भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा।